नमस्ते छात्रों, मैं सौ रेखा नितिन पहलवान, अध्यापक, आलेगावकर माध्यमिक विद्यालय, खड़की शिक्षण संस्था। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी व्याकरण विभाग में विराम चिन्ह यह घटक देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह। विराम का अर्थ ठहराव, चिन्ह का अर्थ निशान। अर्थात भाषा में बोलते समय कहीं हमें विराम चिन्ह दिखाई नहीं देते, किंतु हम बात करते समय कहीं पर प्रश्न पूछते हैं, कहीं पर आवाज़ चढ़ाते हैं, कहीं पर उतारते हैं। यह बातें लिखते समय दिखानी ज़रूरी है। तो यह दिखाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को कहते हैं विराम चिन्ह। आइए हम देखते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। भाषा में लिखते समय स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है। अब विराम चिन्ह के कई प्रकार है, वह हम देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है पूर्ण विराम। हिंदी में पूर्ण विराम खड़ी पाई लगाकर दर्शाया जाता है, इसे खड़ी पाई भी कहते हैं। यह इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रत्येक वाक्य के समाप्ति पर हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। उदाहरण देखिए, वाक्य है किशोर ने किताबें खरीदी। यहाँ पर हमारा वाक्य समाप्त होता है, तो यहाँ हमने लगाया पूर्ण विराम। ठीक है। अब दूसरा प्रकार है पूर्ण विराम का अर्ध विराम। अर्ध विराम कहाँ लगाया जाता है? तो यहाँ पर जिस स्थान पर हमें पूर्ण विराम के तुलना में थोड़ा कम समय ठहराव रुकना अपेक्षित है, वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कौन से वाक्य होते हैं या ऐसे कौन से स्थान होते हैं? तो जहाँ पर दो उपवाक्य होते हैं स्वतंत्र, एक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य का प्रयोग किया जाता है, वहीं उन वाक्यों के बीच में अर्ध विराम प्रयुक्त होता है। अब उदाहरण देखिए, वह परीक्षा में फेल हो गया, यह एक वाक्य है। और क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी, यह दूसरा उपवाक्य है। दोनों वाक्य मिलकर एक वाक्य बना है। तो ऐसे में पहला वाक्य जब समाप्त होता है तो उसके अंत में हमने लगाया है अर्ध विराम, और आगे आया है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। यहाँ पर यह वाक्य पूर्ण हुआ है और लगा है पूर्ण विराम। ठीक है। यानी इस प्रकार से दो या अधिक वाक्य के बीच अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे आता है अल्प विराम, जिसे हम क्वामा कहते हैं। तो अल्प विराम कहाँ पर प्रयुक्त होता है? अल्प विराम एक ही जाति के या अर्थ के अनेक शब्द जब हमें दर्शाने होते हैं, तब हम अर्ध विराम का अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है किफ़ायत, यह शब्द है, इसके हमने अनेक अर्थ बताए हैं। तो हर एक अर्थ के बाद में हमें क्या लगाया है? अल्प विराम लगाया है। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण वनवास चले गए हैं। यहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण तीन अलग अलग व्यक्ति हैं। उनके नाम बताने के हेतु
यहाँ पर हमने और तो लिया ही है समुच्चय बोधक अव्यय, किंतु दो से अधिक है, इसलिए राम के बाद हमने अल्प विराम लगाया है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास चले गए। ठीक है, अब आगे जो चिन्ह है विराम चिन्ह वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह तो हम सभी को पता है। प्रश्न पूछने के बाद, वह वाक्य लिखने के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। सभी प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में यह विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, रामू की बहू किससे घृणा करती थी। यहाँ पर किससे यह प्रश्नवाचक सर्वनाम आया है, तो इससे यह प्रश्न तैयार हुआ है, इसलिए अंत में हमने क्या लगाया है, प्रश्न चिन्ह। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे उपयोजित लेखन में इस प्रश्न तैयार करने के लिए एक अलग प्रश्न, उपप्रश्न होता है जिसे कुल 4 गुण होते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जब हम प्रश्न लिखते हैं तो प्रश्न में 2 बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो उस प्रश्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम आना जरूरी है और उस प्रश्न के अंत में हमें प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है। उस प्रश्न में अगर हम प्रश्न बनाते हैं और अंत में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं तो एक प्रश्न में आपका प्रश्न चिन्ह के लिए आधा गुण काटा जाता है। तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर प्रश्न हम जब तैयार करते हैं या बनाते हैं तो अंत में प्रश्न चिन्ह होना जरूरी है। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा, करुणा, शाबाशी आदि जो भाव है, यह भाव लिखते समय दर्शाने के लिए शब्द या वाक्य के अंत में हमें विस्मय बोधक चिन्ह लगाना होता है। उदाहरण देखिए, कौन से शब्द है ऐसे, जैसे कि आप सबको पता है कि विस्मय बोधक अव्यय होते हैं, बराबर है ना। तो विस्मय बोधक अव्यय के कौन से शब्द है, वाह, छी, शाबाश, अरे रे, बाप रे, ये जो सारे शब्द हैं यह हमारे मन के भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए इनके बाद हमें यह विस्मय चिन्ह लगाना होता है। उसी प्रकार से वाक्य के अंत में भी, विस्मय बोधक वाक्य के अंत में भी हमें विस्मय बोधक चिन्ह लगाना होता है। जैसे वाक्य देखिए, अरे राम, इतना सामान, यानी यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त हुआ है, इसलिए अरे राम के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह और अंत में भी विस्मय बोधक चिन्ह। अगला प्रकार है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इकहरा अवतरण। इकहरा अवतरण कब प्रयोग में आता है, जब हम किसी व्यक्ति विशेष का, ग्रंथ विशेष का, किसी क्षेत्र का विशेष नाम उल्लेखित करते हैं, उस समय उस नाम के साथ यह इकहरा अवतरण चिन्ह प्रयुक्त होता है। नाम, उपनाम, शीर्षक आदि के लिए यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। अब उदाहरण देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, तो यहाँ पर रामचरितमानस यह ग्रंथ का नाम है। यह दिखाने के हेतु हमने इकहरा अवतरण में यह शब्द लिखा हुआ है। अब इसका अगला भेद है दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह कब प्रयुक्त होता है, तो जिस समय कोई वाक्य किसी के द्वारा बोला गया है यह हमें दर्शाना होता है, उस समय हम दोहरा अवतरण चिन्ह
लिखते समय प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण देखिए, बापू बोले तुम्हारी बात ठीक है। तो यहाँ पर हमने तुम्हारी बात ठीक है यह बापू के मुख से निकले हुए वाक्य को दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे का जो प्रकार है वह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे दिखता है? तो छोटी सी आड़ी रेखा होती है। यह जो आड़ी रेखा होती है यह सहचर शब्दों के बीच, जुड़कर आने वाले शब्दों के बीच प्रयुक्त की जाती है। अब जुड़कर आने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे अलग अलग, कुछ कुछ, चाल चलन, मोटे ताजे, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। घर बाहर, ऊपर नीचे, है ना। ऐसे शब्दों के बीचों में यह जो आड़ी रेखा है वह लगाई जाती है और इसी को ही कहते हैं योजक चिन्ह। जुड़कर आने वाले शब्दों के बीच या सहचर शब्दों के बीच इसे लगाया जाता है। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में शब्द युग्म भी पढ़ा है, तो जो शब्द युग्म होते हैं जुड़कर आने वाले शब्द, उनके बीच भी यह छोटी आड़ी रेखा प्रयोग में आती है। इसी को हाइफन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइफन। अब उसके आगे का जो चिन्ह है वह है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो है वह योजक चिन्ह की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है और इसका जो प्रयोग है वह प्रयोग संवाद बोलने वाला जो होता है उसके नाम के बाद या तो व्याख्या स्पष्ट करने के हेतु या तो उदाहरण देते समय प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए यह उदाहरण, सन्यासी, उसके बाद हमने निर्देशक चिन्ह लगाया है। इसका अर्थ क्या लेंगे हम कि सन्यासी ने कहा। तो कहा यह न लिखते हुए हम सिर्फ यह निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। ठीक है, उसके आगे का चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इसी का अर्थ है संक्षिप्त रूप और यह इस प्रकार के से बिंदु के रूप में लिखा जाता है। शब्द का संक्षिप्त रूप बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ डॉक्टर यह शब्द है तो पूरा डॉक्टर शब्द न लिखते हम क्या लिखते? डॉ, और उसके पास में, पैरों के पास में हम यह लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो वह शब्द पढ़ते समय हम डॉक्टर पढ़ते हैं। उसी प्रकार से शब्द है प्राचार्य। प्राचार्य शब्द में भी हम प्रा लिखकर उसके बाद में लाघव चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार से किसी बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे अगला चिन्ह त्रुटिपूरक। त्रुटिपूरक या तो इसे हंसपद भी कहा जाता है। यह कब इस्तेमाल होता है या प्रयोग में लाया जाता है? तो वाक्य कहते समय अगर हम कोई एकाध शब्द लिखते समय भूल जाते हैं तो वह भुला हुआ शब्द लिखने के लिए इस हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब हम उदाहरण देखेंगे। देखो, अध्यापक ने कक्षा में सुनाई। अब यहाँ पर हमें अर्थ नहीं लगता है पूरा, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर कोई कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो यह शब्द लिखने के लिए हमने हंस पद का चिन्ह लगाया और ऊपर वह शब्द लिखा कहानी। अब हम वाक्य पढ़ते हैं तो हमें अर्थ पूरा ध्यान में आता है। अध्यापक ने कक्षा में कहानी सुनाई। यानी इस प्रकार से लिखते समय अगर हमारा कोई शब्द भूल जाता है तो वह दर्शाने के हेतु हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है अपूर्णता सूचक चिन्ह।
अपूर्णता इस शब्द में ही हम समझ में आता है कि कुछ अपूरा है, पूरा नहीं हुआ है, और इस प्रकार से यह चिन्ह दिखाई देता है। तो यह चिन्ह कहाँ प्रयोग में आता है? नाटक है, उपन्यास है, या तो कहानी है। यह जो बातें होती है यह कभी भी एक पन्ने पर ख़त्म नहीं होती या एक भाग में ख़त्म नहीं होती। नाटक होते हैं उसके 2 या 3 अंक होते हैं, उपन्यास भी बहुत सारे अंक होते हैं, उसके भाग होते हैं, और कहानी के भी बहुत सारे भाग होते हैं। तो ऐसे में एक अंक या एक भाग समाप्त हुआ है, किंतु पूरी कहानी या पूरा नाटक या पूरा उपन्यास समाप्त नहीं हुआ है, वह अपूर्ण है। यह दर्शाने के लिए यह अपूर्णता सूचक चिन्ह प्रयोग में आता है। तो अब आगे देखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने और नाटिका में भाव बताने के हेतु किया जाता है। उसी के साथ हम जब किसी प्रश्न पूछे जाते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तब उसका जो क्रम है, क्रम देने की अगर ज़रूरत है तो उस समय में हम अक्षर या अंकों का प्रयोग करते हैं, और इन अक्षरों या अंकों के साथ यह जो कोष्टक है वह प्रयोग में लाया जाता है। अब हम हर एक का एक उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण देखिए, सैनिक पूरे दमखम से, कोष्टक में शब्द है ताकत, यानी यहाँ पर दमखम इस शब्द का अर्थ स्पष्ट किया है ताकत। कोष्टक में लिखा हुआ है सैनिक पूरे दमखम से लड़ रहे थे, यानी यहाँ पर अगर छोटे कक्षा के विद्यार्थी है तो उन्हें दमखम इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है, उस समय ताकत यह शब्द उन्हें आसानी से समझ आता है। तो इस प्रकार से शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के हेतु हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा प्रयोग इस कोष्टक का होता है कि किसी के भाव दर्शाने के लिए नाटिका में, उपन्यास में, कहानी में लेखक ज़्यादातर इस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर राजा, अब राजा की क्या भाव है, क्या भाव दिखाना है राजा को? कुछ सोचकर, यानी यह जो कोष्टक में लिखा हुआ शब्द है वह पढ़कर जो अभिनय करता है वह उसी प्रकार से उसे निर्देश मिलता है कि कुछ सोचकर उसे आगे के शब्द बोलने हैं। राजा कुछ सोचकर कोष्टक में आया है। अब इस प्रश्न का हल मुझे ही तलाशना होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कोष्टक इस प्रकार से अगर हम किसी बात को, वस्तु को या प्रश्न को क्रमांक देते हैं तो उस समय कभी हम 1, 2, 3 अंकों का प्रयोग करते हैं, या तो कभी क, ख, ग जैसे जो वर्णाक्षर हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनके साथ भी यह जो कोष्टक है इनका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से कोष्टक चिन्ह का हमने उपयोग किस प्रकार से होता है यह देखा। आगे का हमारा चिन्ह है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति यानी नाटिका हो या उपन्यास हो या कहानी हो जो कि अब समाप्त हो चुकी है, यह दर्शाने के हेतु इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। 2 आड़ी रेखाएं और उसके बीचों बीच एक शून्य, यह समाप्ति सूचक चिन्ह है। देखो छात्रों, कभी कभी आपको परीक्षा में इस प्रकार से चिन्ह दिए जाते हैं और उन चिन्हों के नाम लिखने को कहते हैं। इसीलिए चिन्ह और चिन्ह का नाम दोनों भी बातें हमें ध्यान में रखनी है। इस चिन्ह का प्रयोग कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के समाप्त होने पर किया जाता है। आगे देखिए, आगे जो चिन्ह है वह है विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह इस प्रकार से दर्शाया जाता है, डैश 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 डैश।
इसका अर्थ क्या है कि आगे तुम्हें जो भी कहना है तो उसका तुम विस्तार कर सकते हो, या जो भी लिखना है उसका तुम विस्तार कर सकते हो। वाक्य या कथन को बढ़ाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, अब आगे तुम कुछ भी लिख सकते हो, हर एक के विचार अलग है और कोई अपने हिसाब से इस विषय का आगे क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है, इसलिए इसके आगे यह विस्तार चिन्ह लिखा हुआ है। अब आगे का जो चिन्ह है वह है विवरण चिन्ह। यह इस प्रकार से दो टिम्ब और उसके बीच में एक छोटी आड़ी रेखा ऐसे दर्शाया जाता है। इसका प्रयोग कब होता है? या तो किसी वाक्यांश के बारे में कोई हमें सूचना देनी है, विवरण यानी क्या, ज़्यादा जानकारी देनी है, तो उस समय हम इस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो, कहानी लेखन के मुद्दे नीचे दिए जा रहे हैं। अब कहानी लेखन के जो मुद्दे हैं वह इसके नीचे आएंगे, तो ये निर्देश विवरण यानी ज़्यादा जानकारी के लिए इस प्रकार का विवरण चिन्ह जो है वह यहाँ पर लगता है। अब इसके आगे आकर आता है हमारा विराम चिन्ह जो है विकल्प चिन्ह। विकल्प इस शब्द का अर्थ ही क्या है? पर्याय। यानी यह जो चिन्ह है यह पर्याय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पर्याय लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, राम, यहाँ पर विकल्प चिन्ह है, शाम बाजार गया है। यानी यहाँ पर पर्याय है, विकल्प है, राम बाजार गया है या शाम बाजार गया है ना, हमें यह विकल्प दिया हुआ है। इस प्रकार से आज हमने विराम चिन्हों के प्रकार देखे और विराम चिन्ह की जानकारी ली। मेरी आशा है आप सबको यह विराम चिन्ह समझ आए होंगे। आपको धन्यवाद।